15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत का संविधान हमारे पास नहीं था। इसलिए 1 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे बनाया था भीमराव अंबेडकर जी ने। ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में उस दिवस को मनाते हैं, उस डे को मनाते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें एक आम आदमी से लेके एक प्रेसिडेंट तक की पावर्स, उसके राइट्स, उसके अधिकार, न्याय दिलाने की एक प्रक्रिया, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि एक आम आदमी भी कैसे न्याय पा सकता है इस देश में, और एक प्रेसिडेंट का क्या काम है, उसका प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है, उसमें चीफ मिनिस्टर का क्या काम है, या फिर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनका क्या काम है, जैसे पंचायत हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको 123 आर्टिकल पढ़ाए जो कि 5 पार्ट्स में कवर होते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी, और किसी भी आपको अगर जानकारी भी चाहिए हो तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने देश के बारे में, अपने देश के संविधान के बारे में पता होना चाहिए। और इसी वीडियो में अब हम बात करेंगे 123 आर्टिकल के बाद की, और आज मैं आपको 200 के पार 240 तक के आर्टिकल्स कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप ये बताओ कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज नेशनल बुक। भारत की राष्ट्रीय पुस्तक का क्या नाम है। बहुत सारे लोग कहेंगे गीता, जबकि नहीं, गीता हमारी राष्ट्रीय पुस्तक नहीं है, वो एक धार्मिक ग्रंथ है जो कि बहुत ही पूजनीय है। लेकिन जो हमारी भारत की राष्ट्रीय पुस्तक है, जो नेशनल बुक है, वो है हमारे भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज बात को आप याद रखना, बहुत सारे लोगों को आज भी हमारे इंडिया में ये चीज़ें नहीं पता, उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आप उनको बताइए एंड इस चीज़ को इस अवेयरनेस लाइए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें हमारे देश में अभी तक पता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। 124 से आज हम स्टार्ट करेंगे। 123 आर्टिकल में पढ़ा चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में। अगर आपको नहीं पता, पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस लिंक को क्लिक करके ऊपर जो दिया हुआ है उसको देख के पहली वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने 1 से 123 आर्टिकल कवर करे हैं। और वो कुछ इस तरीके से थे। पहले 5 पार्ट में ये आए थे, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 52 से 151। बहुत ही ज़रूरी है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो 123 में बात हुई थी ऑर्डिनेंस के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के ऊपर। आज बात हम करेंगे 124 से लेके 232 तक। और इसमें 124 में जो बात होती है वो स्टार्ट होती है यूनियन जुडिशरी की। द यूनियन जुडिशरी मतलब भारत की न्यायपालिका। भारत में न्याय कैसे देते हैं, भारत में न्याय देने का क्या प्रावधान है, भारत में न्याय देने के लिए कौन कौन, मतलब अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आपको न्याय चाहिए तो आप कहाँ जाओगे। तो बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, तो उन्हीं में ही आते हैं यूनियन जुडिशरी, जो कि इसमें कवर है 124 से 147 में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूनियन जुडिशरी जो बात करती है वो करती है, सबसे पहले 124 आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की बात करता है कौन, 124 आर्टिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही आधार बना के न्याय देता है कि हमारे जो भी हमें न्याय चाहिए वो उसका जो आधार होगा वो हमारा संविधान ही होगा। 124 ए कहता है कि ए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन नॉट रिपील्ड बाय द पार्लियामेंट, कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, मतलब जो इसमें जो भी नियुक्ति होगी, जो भी मतलब जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो इसमें आती है 124 ए में। 124 बी में फंक्शन ऑफ कमीशन कैसे काम करता है उसके बारे में बात होती है। 124 सी में पावर ऑफ पार्लियामेंट्स टू मेक लॉ, कि जो पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ को बनाने की। देखो 3 तरीके की होती है, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधानपालिका,
एक होती है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का काम होता है उस कानून को लागू करना, संसद का काम होता है कानून बनाना, और न्यायपालिका का काम होता है, मतलब जुडिशरी का काम होता है उस कानून को फॉलो करवाना, या फिर उस कानून का सही इस्तेमाल हो, या फिर अगर वो कानून लोगों के पक्ष में नहीं है तो उस कानून को ही हटा देना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती हैं ये। सैलरीज 125 में सैलरीज के ऊपर बात हुई है कि जजेस की सैलरी कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी एक जज की कितनी सैलरी होती है तो आप बताना मुझे कमेंट में। इसमें मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो सबसे बड़ा वो होता है सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़ा जज होता है, सुप्रीम कोर्ट में 33 जज बैठते हैं। कितने जज बैठते हैं? 33 जजेस बैठते हैं। उनकी में जो सबसे बड़ा जज होता है या सबसे ऊपर पावर होती है वो होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है सबसे बड़े जज होते हैं। अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हैं जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये जो है अभी भारत के CJI हैं, जो कि अभी फ़िलहाल में बने हैं। इनसे पहले जो थे वो थे NV रमन, याद रखना। और आपको कमेंट में बताना है कि भारत के फर्स्ट CJI कौन थे। जस्टिस हरीलाल थे। आपको पूरा नाम बताना है उनका, जस्टिस हरीलाल का पूरा नाम क्या था। कमेंट में आप जल्दी से मुझे बताना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर। सैलरीज़ की बात करते हैं। 125 आर्टिकल बात करता है सैलरीज़ की। जो जजेस की सैलरी होती है वो होती है 2,80,000, 2,80,000 सैलरीज होती है जजेस की, याद रखना आप, 2,80,000। प्राइम मिनिस्टर की सैलरी होती है 4 लाख, और राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ। ठीक है, प्रेसिडेंट की सैलरी होती है 5 लाख, उसकी प्राइम मिनिस्टर की सैलरी होती है 4 लाख, 4 लाख पर मंथ। एंड हमारे जजेस की सैलरी होती है 2,80,000 पर मंथ। ठीक है। 126 में ये देखिए आगे बात, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात करता है 126 आर्टिकल। एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब कि जो उनसे नीचे जज आते हैं उनके ऊपर बात होती है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस की बात करते हैं 127 आर्टिकल। जो जजेस और भी नीचे काम करते हैं उनके हम तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब जो और भी जो जजेस हैं, जो मैंने बताया 33 जजेस में जो आते हैं, उन 33 जजेस में जो भी उनकी नियुक्ति होगी वो 127 में होगी। 128 में जजेस की रिटायरमेंट के ऊपर बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट कब होगी। 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 129 कि इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब जितनी भी कोर्ट के पास रिकॉर्ड रखने का एक प्रावधान होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने भी जितने भी केसेस हुए हैं उनकी एक रिकॉर्ड रख सकता है। और 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में बात होती है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी सीट्स रहेंगी। ठीक है, तो याद रखना 124 में सुप्रीम कोर्ट आता है, 124 के 5 में सैलरी, 127 में अपॉइंटमेंट, 127 में कौन आता है? 127 में आती है अपॉइंटमेंट, 125 में सैलरी, 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और 130 में सीट, और जजेस की रिटायरमेंट 128 में। तो ये 5 आप याद रखना, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, सबसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि फंडामेंटल राइट्स का सुप्रीम कोर्ट से क्या रिलेशन है, आप इसका मुझे भी कमेंट में आंसर देना कि फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम कोर्ट में क्या रिलेशन है। अगर इसका आंसर आपको नहीं पता तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैं अभी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल राइट्स से डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये हैं अभी हमारे फ़िलहाल के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब 131 बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की जो भी न्याय देने की प्रक्रिया है उसके बारे में बात होती है 131 में। 131A को निरस्त कर दिया गया है, वो उसमें कुछ बातें थी वो अब हमारे काम की नहीं है। 132 में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, मतलब कि 132 कहता है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। जैसे आपको पता होगा अभी हमारे भारत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कितने हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट है एक, जो कि दिल्ली में है, और जो हाई कोर्ट है वो हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। तो
आप ये बताओ कि भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं। आप कमेंट में मुझे बताओ जल्दी से, कि कमेंट में आप मुझे बताओ कि भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि दिल्ली में, भारत में दिल्ली में एक हाई कोर्ट है, और अगर मैं बात करूं मुंबई में एक हाई कोर्ट है। तो इस हाई कोर्ट का जो मुंबई का जो हाई कोर्ट है उसका क्षेत्राधिकार मुंबई तक है, और हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार दिल्ली तक है। मतलब कि वो एक क्षेत्र के अधिकार में ही अपना न्याय सुना सकते हैं, या फिर उसमें उस न्याय को उसके, अगर वहाँ पे अगर आपका दिल्ली में कोई दिक्कत होती है तो आप दिल्ली के हाई कोर्ट में जाओगे। अगर आपको मुंबई में कोई प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले मुंबई के हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पे आप अपना जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है वो उसका आप केस बनाओ, और केस आपका सुना जाएगा, फिर आपको न्याय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 132 कहता है। 133 कहता है अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है जो कि, ध्यान से समझना, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में जो सबसे नीचे आते हैं, इसमें सबसे जो नीचे आता है, सबसे ऊपर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे हाई कोर्ट, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब अगर मैं हिंदी में बताऊं तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। फिर उसके नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, मतलब जो कि हमारे सिविल कोर्ट्स जो होते हैं, सिविल कोर्ट्स होते हैं, उनके जो सबसे नीचे आते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सबसे उसमें मैंने समझा दिया आपको। तो ये सेम है कि उसका सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के रिगार्ड में सिविल मैटर्स को उनकी अपील कर सकता है। अपीलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स, जैसे यही है 134 के आपराधिक मामलों के संबंध में भी सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, कि आपराधिक मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सबसे ऊंचा है। इसमें अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि सबसे पहले अगर आपको कोई आपके साथ केस हुआ, उस केस को आपने कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ से आपको न्याय आपके पक्ष में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। फिर अगर वो भी अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो फिर उसकी आप सुप्रीम कोर्ट में उसकी दोबारा से पिटीशन को लागू कर सकते हो, मतलब अपने केस को लड़ सकते हो। फिर आपने अगर सुप्रीम कोर्ट को, तो ऐसे आप अपना न्याय पाकर ऊपर जा सकते हो, अगर आपको न्याय आपके उसमें आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं मिला आपको। ठीक है, 134A कहता है कि सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको अपील करना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा, प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ठीक है, 135 कहता है जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सेसाइबल बाय सुप्रीम कोर्ट। मतलब 135 कहता है मौजूदा कानून के तहत संज्ञेय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी। अगर कोई कानून है कि मतलब कोई भी सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ हैं, मतलब कि जो भी उस क्षेत्र में क्राइम हुआ है, अगर वो क्राइम संज्ञेय न्यायालय से नहीं हो पा रहा, मतलब वो अगर उस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट उसको सॉल्व करेगा। जैसे ऐसे बहुत सारे मैटर हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही गए हैं, जैसे राम मंदिर का हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक केस हुआ था 31A में 31 जो है 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार 31 में था, जो कि अब पहुंच गया है 300 में। वो क्यों पहुंचा? केशवनंद भारती केस में जो एक हुआ था सुप्रीम कोर्ट वर्सेस केशवनंद केस इंडिया, तो वो जो है केशवनंद भारती केस वो क्यों पहुंचा, उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन वो भी इसी से रिलेटेड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स का उसमें इस्तेमाल हुआ था। 136 कहता है कि स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव डालने का भी एक अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, स्पेशल लीव। ठीक है,
137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं या फिर जो ऑर्डर्स हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऑर्डर दे दिया कि भाई आज से भारत में ये चीज़ें नहीं होंगी, तो आगे जाके कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद हम उसके उन स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं कि वो क्या सही जजमेंट पास की गई है या रिव्यू जो दिया गया है वो सही दिया गया है या नहीं। इनलार्जमेंट ऑफ जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 138 कहता है कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का विस्तार, कि जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने न्यायालय अपने मतलब जजमेंट को पूरे एरिया में पास कर सकता है। मतलब वो तो इंडिया का है, इंडिया में कहीं भी वो विस्तार कर सकता है उस चीज़ का। 139 कहता है कि कन्फर्मेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर टू इशू सर्टेन रिट्स। अब रिट्स क्या होते हैं, रिट्स क्या होते हैं ये आपको फर्स्ट वीडियो में पता चलेगा। रिट्स अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि एक आम आदमी इस देश में कैसे न्याय पा सकता है और उसके मौलिक अधिकारों का या फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्ट करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। किसके थ्रू करता है, वो रिट्स के थ्रू करता है। मतलब रिट्स की पावर का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट एक आम आदमी को बचाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है उसी रिट्स के अकॉर्डिंग उसकी इसमें बात की गई है। 139A में ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस, कुछ केसेस को ट्रांसफ़र करने का प्रावधान इसमें दे रखा है कि अगर कुछ केसेस हैं उनका ट्रांसफ़र करना हो तो वो कर सकते हैं। एंसिलरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट 140 में है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो है एक एंसिलरी पावर्स की भी बात होती है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ, कि सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो कुछ टाइम के लिए किन्हीं और से भी मदद ले सकता है। जैसे कोई बहुत सारा केस है या फिर ऐसा केस है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए उनको सहायक शक्तियों की मदद लेनी पड़ती है। 141 कहता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को बाइंड करने के लिए लॉ निर्धारित किए हैं। 141 कहता है मतलब सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को परिवर्तन और खोज के संबंध में आदेश, कि जो भी उससे सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी जजमेंट पास किया, जो भी न्याय सुनाया उसके मामले में वो उसके खोज में उसकी, जैसे अगर मैं आपका एक एग्जांपल लेके समझाऊं कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस है, उसकी केस के लिए उसको कुछ खोज करनी है कि भाई ये जो है इस केस में ये चीज़ें हुई थी भी या नहीं हुई थी, ये यहाँ पे है या नहीं है। अगर मैं राम मंदिर या फिर मैं किसी मंदिर की बात करूँ कि मंदिर से रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्हें खोजनी है तो वो उसी सुप्रीम कोर्ट उसके लिए आदेश दे सकता है उसकी चीज़ों के लिए। 142 कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी, वही चीज़ है उसी को रिपीट किया है, मतलब और तरीके से कानून को और मतलब कानून की मदद ले सकता है। 143 कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट से भी कंसल्ट कर सकता है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी है जो भारत के राष्ट्रपति से कुछ संबंधित है या देश से संबंधित है, वो उससे कंसल्ट या फिर उससे बातचीत कर सकता है। 144 कहता है सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं सुप्रीम कोर्ट की जिसकी मदद से वो अपने केसेस को सॉल्व कर सकता है। 144A को निरस्त कर दिया गया है। 145 है रूल्स ऑफ कोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि आप वहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हाथापाई नहीं कर सकते, अगर आपको जो कहा है जज ने वो आपको करना पड़ेगा, तो ये कुछ रूल्स होते हैं कोर्ट के। 146 कहता है ऑफिसर एंड सर्वेंट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंसेस होते हैं या वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं, सर्वेंट्स आते हैं, वो सब इसमें होती है। आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स मिलेंगे। 147 कहता है इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या, मतलब एक तरीके से उनको खोल के समझाया गया है। अगर इसमें मैं बात करूं, अगर आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है तो आप बस इसमें 3-4 याद रखना, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस, स्पेशल लीव, रिव्यू ऑफ जजमेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और रूल्स ऑफ कोर्ट, बस इतना याद रखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे आगे चलते हैं जल्दी से। चैप्टर 4 ख़त्म हो चुका है पूरा, हम पढ़ चुके हैं 147 आर्टिकल। पार्ट 4 के 147 आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 5 मतलब वो पार्ट 4 में 5वां चैप्टर चल रहा है अभी, जो कि बात करता है CAG की।
किसकी बात करता है? CAG। अभी CAG कौन होता है? CAG से पहले आप मुझे बताओ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये कौन से आर्टिकल में आता है? अभी जल्दी से मुझे बताना कमेंट में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में आता है और इसका क्या काम होता है? भारत से रिलेटेड इसका क्या काम है, क्या रोल है? चैप्टर 5 होता है CAG की बात। 148 में आते हैं CAG, 148 में आते हैं CAG। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के वकील होते हैं। भारत का वकील मतलब भारत का सबसे बड़ा वकील अटॉर्नी जनरल, जो भारत की तरफ से के वो एक के भारत को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जो कि किस में आता है? 76 में। ये किस में आता है? 76 आर्टिकल में। और ये आता है 148 में। किस में आता है ये? 148 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। 149 में ड्यूटीज़ एंड पावर के ऊपर बात होती है कि इसकी ड्यूटीज़ एंड पावर क्या है। अगर मैं आपको बताऊं कि CAG की ड्यूटी क्या होती है? CAG की ड्यूटी होती है कि वो जितने भी भारत का रेवेन्यू हुआ है, भारत का कितना खर्चा हुआ है, भारत ने कहाँ पे टैक्सेस कलेक्ट किया, कितना भारत ने किन चीज़ों में भारत ने खर्चा कराया, एडुकेशन में या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब चीज़ों में जो एक लिस्ट बनती है या फिर जो हमारा बजट बनता है, उन सब का जो रेवेन्यू टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उन सब का जो लेखा जोखा है वो ये संभालता है CAG। भारत का लेखा जोखा मतलब भारत कहाँ पैसा खर्च कर रहा है और कहाँ से पैसा आ रहा है, उसका जो लेखा जोखा संभालता है वो होता है CAG ऑफ इंडिया। और जो अभी भारत के CAG हैं वो हैं ये हैं वो भारत के CAG जिनका नाम है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना आप, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। 150 में बात करता है फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट। वही स्टेट और यूनियन की जो संघ के खातों को संभाल के रखता है या फिर उन्हें बनाता है। और जब सारी रिपोर्ट्स बन जाती हैं तो 151 में ऑडिट रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट्स को तैयार करने का काम करता है ये, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, 148 में CAG आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़त्म। पार्ट 6 की बात करते हैं। पार्ट 6 की बात होती है अभी तक जितने हमने पढ़े 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 52 से 151, ठीक है। जो ये इसमें बात हुई किसकी? इसमें बात हुई यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसमें DPSP और इसमें बात हुई थी यूनियन की। यूनियन मतलब भारत को, मतलब भारत के जो लोग हैं, मतलब भारत का एक तरीके से संसद के ऊपर बात हुई कि एक इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, इंडिया में कौन कौन बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, प्रेसिडेंट, PM के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG, ये सब। अब बात होती है स्टेट्स की। तो स्टेट्स में ये सब कौन कौन ऑफिसर्स हैं जो इन स्टेट्स को संभालते हैं। अगर स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें आता है सबसे पहले जो सबसे बड़ा होता है वो होता है CM, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, फिर CM से नीचे आते हैं, इसी के भी फिर वकील होते हैं, फिर वो इसके भी CAG होते हैं। चलो इसके स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 152 बात करता है, पार्ट 6 बात करता है स्टेट्स की। 152 में इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। फिर से वही गवर्नर की बात हो गई, जैसे प्रेसिडेंट थे, जो काम प्रेसिडेंट का होता है इंडिया के लिए वही काम होता है गवर्नर का स्टेट्स के लिए, ठीक है। 153 में गवर्नर की बात करते हैं स्टेट की। तो आप मुझे ये बताना आपकी स्टेट के गवर्नर का क्या नाम है। आप जिस भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बताओ इस आपके स्टेट के गवर्नर का क्या नाम है। बहुत सारे लोगों को अब भी पता नहीं होगा कि आपके स्टेट के गवर्नर का क्या नाम है। 75% लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करता है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, गवर्नर के टर्म ऑफ ऑफिस, अगर गवर्नर कब तक वो बन सकता है। इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन याद आया कि एक जो CJI होता है वो कितना, उसका जो टर्म होता है वो कितना रहता है। तो एक CJI जो है, CJI 65 साल तक उसका टर्म रहता है, मतलब 65 साल का उसका, वो 65 साल तक अपने उस पर पोस्ट तक बना रह सकता है, 65 ईयर्स तक। ऐसे गवर्नर का टर्म ऑफ ऑफिस होता है
सिर्फ 157 बात करता है कि गवर्नर का क्वालिफिकेशन क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है गवर्नर की, ठीक है। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर को अपॉइंट करता है कौन। अच्छा, मैं आपको अगर बात बताऊं कि प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को भारत का प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री अपॉइंट करते हैं। पीएम को कौन अपॉइंट करता है, पीएम को हम अपॉइंट करते हैं अपना वोट देके, मतलब हम अपने मंत्री चुनते हैं, मंत्रियों से मंत्री का एक प्रमुख चुना जाता है जो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर आता है कि सीजेआई को कौन अपॉइंट करता है, भारत सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड इन दोनों की उससे और जजिस के जज और बाकी जो जजिस होते हैं उनके परामर्श से सीजेआई चुना जाता है। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है वहाँ की मतलब इंडिया संसद के जो मतलब जो बीजेपी, जैसे अभी बीजेपी है, अगर दिल्ली में जो गवर्नर है उसको किसने अपॉइंट किया है, बीजेपी ने अपॉइंट किया है। मतलब जो गवर्नर को कोई अपॉइंट करता है तो वो करता है जो उस स्टेट का जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पार्टी। कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस 158 बात करता है। 159 में ओथ की बात होती है कि ओथ कौन दिलाएगा। 160 में डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बाय गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसीज, कि गवर्नर का अगर कोई काम है उसको वो किसी और को दे सकता है। कि कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्य को निर्वहन, लेकिन कि अगर कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो अगर वो अभी अगर है नहीं तो उसके काम को कौन करेगा, ठीक है। 161 बात करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर किसी क्रिमिनल को कोई फांसी की सज़ा हो रही है तो उसकी फांसी की सज़ा को रोकने की पावर सिर्फ दो लोगों पे है, एक होता है प्रेसिडेंट पे और एक सेकंड होता है गवर्नर पे। तो गवर्नर क्या है, सस्पेंड भी कर सकता है, कम्यूट भी कर सकता है, किसी की भी कम भी कर सकता है किसी की सज़ा को और किसी की पनिशमेंट को, और पूरी तरीके से माफ़ भी कर सकता है, ठीक है। 162 में एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, 162 बात करता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कि राज्य की कार्यपालिका जो है उसकी शक्ति का विस्तार कैसे किया जा सकता है, ठीक है। जैसे पूरी भारत के लिए पीएम होता है, पूरे भारत के लिए बात होता है पीएम, ऐसी स्टेट के लिए होता है सीएम। पूरे भारत के लिए होता है प्रेसिडेंट, ऐसी स्टेट के लिए होता है गवर्नर। पूरे भारत के जो मिनिस्टर्स होते हैं, पीएम के अंदर जो मिनिस्टर्स आते हैं, ऐसी सीएम के अंदर भी सीएम के मतलब अंतर्गत मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हुई है, वो पीएम के मिनिस्टर्स की बात हुई है, तो ऐसी 162 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात हुई है। 163 में गवर्नर को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब प्रेसिडेंट जैसे पीएम की एडवाइस लेता है ऐसी गवर्नर स्टेट के मिनिस्टर्स की एडवाइस लेता है, ठीक है। 164 में अदर प्रोविजंस हैं, कुछ प्रोविजंस हैं जो मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं। जैसे 165 में एडवोकेट जनरल ऑफ फॉर स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवोकेट जनरल। जैसे भारत का होता है अटर्नी जनरल, ऐसी ही इसका भारत का होता है एडवोकेट जनरल, भारत का होता है अटर्नी जनरल। भारत का कौन होता है, अटर्नी जनरल। ऐसे ही स्टेट्स के होते हैं एडवोकेट जनरल, मतलब स्टेट का वकील, ठीक है। उसी में बिजनेस की बात हो गई। 166 कहता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। 166 बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की, मतलब बिजनेस स्टेट में जो बिजनेस होंगे उसके ऊपर बात होती है, वो कैसे गवर्नमेंट करेगी। 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। एक चीफ मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को सारी इन्फॉर्मेशन दे। जैसा आपने बहुत सारी केसेस में सुना होगा अगर आप दिल्ली से हैं, कि दिल्ली में क्या होता है, जो बहुत सारे जो काम होते हैं चीफ मिनिस्टर के जो काम होते हैं वो गवर्नर करने नहीं देता। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे सीएम जो है अभी दिल्ली के वो हैं अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ काम करना है तो उसको वो काम कराने के लिए गवर्नर के साइन चाहिए होंगे। अगर गवर्नर
अब गवर्नर जो है वो कौन नियुक्त करता है, वो उसने वो नियुक्त किया है बीजेपी ने, तो वो किसकी बात सुनेगा, वो बीजेपी की बात सुनेगा। तो ऐसे कुछ काम है जो उसे सही नहीं लगते, तो वो उस काम को रोक सकता है, सीएम के काम को रोक सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं कि चीफ मिनिस्टर को जो सारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वो कर रहा है, जो भी, या फिर वो कोई लॉ पास करना चाहता है अपनी स्टेट में, या कुछ योजना बनाना चाहता है, तो वो सारी वो पास करेगा किसको, इसे, हाँ, इसको, गवर्नर को। तो अगर वो करना करेगा साइन तो होंगे वो पास, अगर नहीं करेगा तो वो पास नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दिल्ली के ही गवर्नर हैं, इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। इनसे पहले जो थे वो थे दिल्ली के अनिल बैजल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 167 बात करते हैं। 168 में लेजिस्लेचर की बात हुई है। 168 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। राज्यों में जो होता है विधानमंडल होते हैं, जैसे एक होती है विधानसभा, एक होती है विधानमंडल। तो हर एक राज्यों में विधानमंडलों का गठन जो होता है वो 168 में होता है। 169 में होता है एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। जो भी विधान परिषद हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक होती है विधानसभा। विधानसभा दो चीज़ों से डिवाइड होती है, एक होता है विधान मंडल और एक होता है विधान परिषद। ठीक है, तो विधानसभा जो है दो चीज़ों में बटी है, विधानमंडल और विधान परिषद। तो हर एक स्टेट की एक विधानमंडल होगा और उसमें जो उससे नीचे आता है वो विधान परिषद होती हैं। ठीक है, तो 167 में लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात हुई है, 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट की बात हुई है और 168 में लेजिस्लेचर इन स्टेट्स की बात हुई है। 170 कहता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब विधानसभाओं की संरचना। इन दोनों से मिलकर बनता है विधानसभा। किन दोनों से? विधानसभा विधानमंडल से, विधानमंडल और विधान परिषद से। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो जो लेजिस्लेचर इन स्टेट है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लेजिस्लेचर जो स्टेट है वो मिलके किससे बनी है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो बनी है वो लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट से मिलके बनती है। ठीक है, इनका कंपोजिशन होता है 172 में। 173 कहता है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अगर आपको बाहर जैसे किसी पार्टी में, अपनी स्टेट की किसी पार्टी में जुड़ना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी आपको चाहिए होंगी, जैसे आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी एक सर्टेन एज होनी चाहिए कि 25 साल की उम्र होनी चाहिए, जब आप वहाँ के अपने इलेक्शन लड़ सकते हो। कुछ योग्यताएं चाहिए होती है कि आपके कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, तभी आप वहाँ का चुनाव लड़ सकते हो, किसी पार्टी से जुड़ सकते हो। ठीक है, ये कुछ क्वालिफिकेशन है। राज्य विधानमंडलों की अवधि 172 में बताई गई है। 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता बताया गया है। 174 में उनका जो सत्र रहेगा, मतलब जैसे इसका संसद का, लोकसभा का जो सत्र होता है वो 5 साल का होता है, जबकि राज्यसभा का जो सत्र होता है वो 6 साल का होता है। ठीक है, 174 में बात करा गया है किसकी बता दिया, सत्र की। 175 में सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार होता है, कि कोई भी सदन में अगर आपको कोई मैसेज भेजना है किसी भी हाउसेस में, तो किसका राइट है? वो गवर्नर का राइट है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर भी दी गई हैं। एंड राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट एज हाउसेस, मतलब मिनिस्टर्स के राइट्स और एडवोकेट जनरल्स के कुछ अलग से राइट होते हैं किसी भी सदन में। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बताऊं कि आपको कौन सा याद रखना है, तो वो यही 3 है, और एक ऊपर का 168 में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात हुई है। ठीक है, ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभाओं में जो ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन हैं। तो सबसे ऊपर जैसे उसमें था जो कि स्पीकर होते हैं एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं। किसी भी सदन में एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा, जो कि जो भी संसद में, जो भी मतलब सदन में जो भी बिल पास करना है उसके ऊपर कोई लड़ाई ना हो, या फिर कोई चीज़ें सब कुछ एक तरीके से हो, एक वे में हो, तो उसके लिए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा टीवी पे। 179 में वैकेशन एंड रेजिग्नेशन के ऊपर बात हुई है कि स्पीकर कैसे रेजिग्नेशन ले सकता है।
180 में पावर ऑफ डिप्यूटी स्पीकर्स के ऊपर बात हुई है। 181 में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर वाइल रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस अंडर कंसिडरेशन, कि अगर अपने पद से हटना चाहते हैं, अगर अपने जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के प्रस्ताव का विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करेंगे, कि अगर वो उस पद से मतलब उनके खिलाफ कोई चीज़ें ऐसी हों तो कि उनको पद से हटाया जा रहा हो तो फिर उस टाइम पे वो अध्यक्षता नहीं करते। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, विधान परिषद के जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर हैं उनकी बात हुई है किसमें, 181 में, 182 में, ठीक है। चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन की बात हुई है, जो परिषद विधान परिषद की बात होती है। वैकेशन एंड रेजिग्नेशन, इनके फिर रेजिग्नेशन की बात होती है 183 में। 184 में इनकी पावर के ऊपर बात होती है। 185 में इनके रिमूवल के ऊपर बात होती है। 186 में इनके सैलरी एंड अलाउंसेस की बात होती है, कि अगर आपका जैसे कोई पार्टी में बंदा है तो वो अगर जैसे कल को मैं अगर किसी पार्टी से खड़ा हो जाऊं और मेरे को एक सैलरी मिलेगी और स्पेशल पावर्स भी मिलती हैं मुझे कुछ, जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं। और अगर जैसे कल को मेरी पार्टी हार भी जाती है कुछ टाइम बाद, तो लेकिन मेरी जो सैलरी है वो हमेशा ही आएगी। 187 में सेक्रेटरीट की बात होती है कि इनकी सेक्रेटरीट क्या है। 188 में इनको ओथ कौन दिलाएगा। वोटिंग के ऊपर बात होती है, हाउसेस में जो वोटिंग होती है वो 189 में आती है। जैसे कोई पार्टी है वो अविश्वास प्रस्ताव डाल दे रूलिंग पार्टी के ऊपर, जैसे अभी कांग्रेस ने अभी अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया था किसके ऊपर, बीजेपी के ऊपर, हाल ही में मणिपुर के केसेस के बाद। तो उसमें अब अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, जब भी कोई प्रस्ताव डाला जाता है तो उसमें वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में वो रूलिंग पार्टी हार जाए तो उसको जभी के जभी हटा दिया जाता है। 190 में वैकेशन ऑफ सीट्स के बारे में बात हुई है। डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी अगर मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, 191 में बात हुई है। 192 में ऊपर बात हुई है डिसीजन के ऊपर, कि किसी क्वेश्चन पर अगर आपको डिसीजन लेना है तो कैसे होगा। 193 में पेनल्टी के ऊपर बात हुई है, कि कोई भी वोटिंग और सिटिंग में जो पेनल्टी होती है, जैसे अगर आपने सदन में कोई भी गलत चीज़ें कर दी तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, उसमें फिर डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। 194 में पावर्स एंड प्रिविलेजेस की ऊपर बात हुई है, हाउसेस की जो पावर्स होती हैं, प्रिविलेजेस होती हैं। 195 में इनकी सैलरीज, मेंबर्स की सैलरीज और अलाउंसेस की बात हुई है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंतर्गत। 196 में बिल्स को पास करने के लिए होता है, बिल्स कैसे पास कर सकते हैं। 196(7) में लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं उनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट करने का कुछ आदेश होता है मनी बिल्स के अलावा, ठीक है। 197 कहता है कि धन विधेयक के अलावा अन्य किसी विधेयक के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध है। जो विधान परिषद है, जो विधान मतलब एक होता है विधानमंडल, एक है विधान परिषद। जो विधान परिषद है वो सिर्फ मनी बिल्स के ही अंतर्गत आप बोल सकता है, और या फिर कुछ भी पास कर सकता है अपने वोटिंग राइट्स या फिर जो भी उनके राइट्स हैं। लेकिन और किसी अगर बिल की बात हो रही है तो विधान परिषद उसमें काम नहीं आएगा। इसको आपको डिटेल में समझना है, विधानसभा विधान परिषद, तो आप इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में मुझे बता देना। अभी आप बस इतना समझ लो कि विधान परिषद के पास मनी बिल्स के अलावा कोई भी बिल पास करने की अनुमति नहीं होती, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास मनी बिल्स को पास करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। जैसे 199 में क्या है, मनी बिल्स की डेफिनेशन दे रखी है। अब मुझे आप बताओ कि अगर ये बात इंडिया की हो रही है और मनी बिल की हो रही है तो कौन से आर्टिकल में आएगा, कौन से 108, 109, 110, 111, ठीक है। एसेंट ऑफ बिल्स की 200 में बात होती है। अगर स्टेट की बात हो रही है तो 199 में आएगा, ठीक है। और अगर इंडिया की बात हो रही है तो 108, 109, 110 या 111 किस में आएगा। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, आप बताओ। 201 बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, कुछ बिल्स को रिजर्व किया जाता है फाइनेंशियल मैटर्स के लिए। 202 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, कि स्टेट की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में आती है, 202 में। और पूरे देश के लिए जो संसद होती है उसकी जो किस में आती है, 112 में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए, पूरे इंडिया के मतलब सदन के लिए या फिर संसद के लिए। 203 में प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, लेजिस्लेचर के प्रोसीजर की बात होती है। 204 अप्रोप्रिएशन बिल्स के ऊपर बात होती है, वही जो मैंने पिछली बार भी बताया था 204
प्राकलन के संबंध में विनियोग विधेयक कि जो भी उसके नीचे के जो बिल्स होते हैं, जो भी चाहिए होते हैं, वो सब मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा वो सब अप्रोप्रिएशन बिल्स में आते हैं। 205 बात करता है सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के ऊपर। सप्लीमेंट्री जो अलग से जो स्पेशल पावर्स होती हैं वो वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। अकाउंट के ऊपर जो वोट्स होते हैं, स्पेशल प्रोविज़न टू फाइनेंस बिल के लिए स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, उनको रूल्स हो गए, रेगुलेशंस जो हैं वो इसमें आ गई। लैंग्वेज लेजिस्लेचर में जो यूज़ की जाएंगी, मतलब जो सदन में जो जैसे संसद में सिर्फ कुछ भाषाएं बोली जा सकती हैं, हिंदी जो भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसी जो विधानसभा या विधानमंडल में जो भाषाएं बोली जाएंगी वो कौन सी भाषाएं होंगी। जैसे तो हिंदी बोली जाती है 211 में, वैसे इंग्लिश और हिंदी दो ही बोली जाती हैं। 211 रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, ये बात मैं कर रहा हूँ दिल्ली की। जैसे अगर वहाँ की लेजिस्लेचर है कहीं नीचे की कर्नाटक की, तो वहाँ पे उनका वो चलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर, कि रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाया जा सकता है या किसी चीज़ों पर डिस्कशन में, जैसे कोई डिस्कशन हो रही है वहाँ पे विधानमंडल में कोई चर्चा हो रही है, तो उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है। 212 बात करता है न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे। अगर विधानमंडल में कोई कार्यवाही हो रही है, विधानमंडल में कोई कार्यवाही होती है, तो उसकी न्यायालय जांच नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 4। इसी में लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं। गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है। जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर एक राइट होता है कि अगर वो वहाँ पे किसी स्टेट में किसी स्टेट को अगर वहाँ की जो गवर्नमेंट है नहीं संभाल पा रही है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पे ऑर्डिनेंस पास करके कोई भी कानून बना सकता है जभी के जभी। ऐसे ही गवर्नर के पास भी काम होता है कि अगर दिल्ली की गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, कोई काम नहीं कर पा रही है, या फिर वहाँ पे एक तरीके से कानून को सही से दंगे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और स्टेट में बहुत सारे कम्युनल वायलेंस हो चुके हैं जिससे स्टेट की हालत बहुत ख़राब है, तो उस टाइम पे गवर्नर के पास पूरी पावर आ जाती है कि वो जब भी एक ऑर्डिनेंस, एक कानून पास कर सकता है स्टेट के हित के लिए। ठीक है। जो कि बात होती है किसमें, 213 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 123 से 213, 123 प्रेसिडेंट की पावर है और 213 गवर्नर की पावर है। ठीक है। बिल्कुल देखो सारी जो चीज़ें रिलेटेड होती जा रही हैं, सीएम पीएम, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, और इस प्रेसिडेंट की पावर्स, गवर्नर की पावर्स। ठीक है। चैप्टर 5 बात करता है हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। स्टेट्स में हाई कोर्ट कितने होंगे। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। आपको मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे भारत में कितने हाई कोर्ट है, आपको बताना है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखने की सारी अनुमति है। जो हाई कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही काम करता है, संविधान के आधार पे काम करेगा। अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ जज, जो जज की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कैसे होंगी, वो सीजेआई करता है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वही हाई कोर्ट के जजेस की वो अपॉइंटमेंट होती है। 218 होता है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविज़न टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट। अगर कोई भी कुछ एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में जानी है तो वो उसके लिए प्रोविज़न है। 219 में ओथ दिलाई जाती है। 220 में रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज। अगर आप कोई परमानेंट जज बन जाते हो तो आपको कोई और आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप कोई और प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 220 बताता है कि अगर आप एक न्यायाधीश बन चुके हो, जज बन चुके हो, तो आप आगे कोई पढ़ाई नहीं करोगे उसी से रिलेटेड। सैलरीज़ के ऊपर बात होती है 221 में। ठीक है। 222 जजेस के ट्रांसफ़र की बात होती है। 223 करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, मतलब अगर वहाँ का जज जो है काम नहीं कर पा रहा तो उसके अपॉइंटमेंट में एक्टिंग चीफ जस्टिस काम करेगा। 224 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, मतलब उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, रिटायर्ड जजेस का सिटिंग कैसे का अपॉइंटमेंट बात होती है। 225 बात करता है जुरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स की के मतलब न्यायाधीश के बारे में। 225 बात करता है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार कितना है, उनका जो अधिकार है क्षेत्र जुरिडिक्शन, मतलब वो कितने क्षेत्र में अपना न्याय कर सकते हैं।
226 ये है वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो बात जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एक आम आदमी को के फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शन करता है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही 226 रिट्स के थ्रू हमारी प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, हाई कोर्ट भी। जैसे 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट रिट्स के थ्रू एक आम आदमी की प्रोटेक्शन करता है, आम आदमी के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करता है। ऐसी 226 आर्टिकल के थ्रू हाई कोर्ट उन्हीं रिट्स के ज़रिए, अब रिट्स क्या हैं वो आप पहली वीडियो में देखना, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंस ऑफ ऑल कोर्ट बाय हाई कोर्ट, वही कि वो अपनी पावर को और हाई कोर्ट की वो कर सकते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्ति, मतलब उच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालयों के ऊपर उनकी शक्ति होती है कि वो कैसे उनके केसेस को ले सकते हैं और अपना न्याय दे सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, सर्टेन के कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र होते हैं, वो 228 में मतलब हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। 229 में उनके ऑफिसर एंड सर्वेंट्स की बात हो गई। जज अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने की बात हो गई। 231 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना करनी हो तो 231 में की जा सकती है। 231 के थ्रू कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे एक राज्य यहाँ पे है, एक राज्य यहाँ पे है, मान लो ये दिल्ली है, ये हरियाणा है, तो यहाँ के एक सामान्य उच्च न्यायालय की हाई कोर्ट की स्थापना करनी हो इन्हीं के लिए तो की जा सकती है। ठीक है, चैप्टर 6 बात करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। 233 में जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, मैंने आपको बताया सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस के जो अपॉइंटमेंट होती है वो कहाँ होती है? 233 में। अब आप याद रखना, जैसे आपका चालान कटने के बाद आपका जो केस होगा या फिर आपकी कुछ भी ऐसे छोटे मोटे केसेस हो जाते हैं चोरी वोरी के, तो वो सबसे पहले सीधा आप हाई कोर्ट में नहीं जाओगे, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे या सिविल कोर्ट में जाओगे। ठीक है, तो वो 233 में आता है। उनके अपॉइंटमेंट्स के और जजमेंट्स की बात होती है 233A में। उनकी रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज टू बी जुडिशियल सर्विस, उन जुडिशियल सर्विस को रिक्रूटमेंट करने के जो पर्सन चाहिए वो 234 में। 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो भी ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो भी इनका ऊपर जो कंट्रोल होता है वो 235 में आता है। ठीक है, 236 में इंटरप्रिटेशन, इनकी व्याख्या की गई है कि इनको और बताया गया है। 237 में एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ चैप्टर टू सर्टेन क्लास और क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, की जो मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उनके जो काम होते हैं उनके ऊपर जो उनके कामों की एक व्याख्या की गई है 237 में। ठीक है, पार्ट 7 आज हम इतना ही रहेंगे, 237 तक आज हम इस वीडियो में रहने देंगे। अब लास्ट पार्ट इस वीडियो का जल्दी आएगा, इसमें मैं पूरे आर्टिकल्स कवर कर दूंगा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आपका एक काम और है, जो पार्ट 7 है। पार्ट 7 क्या है, मैंने आपको कितना पढ़ा दिया? तो मैंने आपको पूरे 6 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, ये 6 पार्ट मैंने आपको पढ़ाया भी। ठीक है, पहला पार्ट पढ़ा दिया पहली वीडियो में, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने 6ठा पार्ट पढ़ा। 7वां पार्ट हम पढ़ेंगे, 7वां पार्ट है ही नहीं, सीधा 8वां पार्ट होगा अगली वीडियो में। 7वां पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू, संशोधन के थ्रू हटा दिया गया। वो क्यों हटाया गया और क्या वजहें थी उनको हटाने की, और वो क्या था, ये हटा दिया गया, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा वो क्यों हटाया गया, क्या था, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। पार्ट 8 से लेके पार्ट 8, 9, 10, 11 इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको जो भी इसमें अगर इस वीडियो में कुछ डाउट हो किसी से भी रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, चीफ मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर की बात हो गई, या फिर हमारे CJI की बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
चीफ मिनिस्टर, CAG, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनमें से किसी के भी ऊपर आपको बात करनी हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, इन सब में से डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, ये सब किसी में इसमें से किसी के ऊपर भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में आंसर पूछना, मैं जब भी आपको कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और आपको ये ऐसे ही याद करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि 32 में सुप्रीम कोर्ट है तो 226 में हाई कोर्ट है। अगर 123 में प्रेसिडेंट के पास पावर है तो 213 में गवर्नर के पास पावर है, सेम पावर है। 74 में अगर PM आता है तो 162 में हमारे CM आते हैं। तो ये सब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 74 में आता है, तो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया 166 में आता है, 168 में आता है शायद, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया 168 में। तो ऐसे आपको याद रखना है एडवोकेट। और अभी जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं वो कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। वो 148 में आता है, 74 से 148 याद रखना, 76 से 148, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आपको भी याद रखना इन्हीं चीज़ों से। 76 148, 123 213, 32 226, ठीक है, आपको याद हो जाएगा ऐसे ही। ऐसे मनी बिल उसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 उसमें आती है, तो उसमें स्टेट के लिए किस में आएंगी, ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। ऐसी संविधान आपको याद हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है, अगर आपको याद नहीं हो रहा, तो आप इस वीडियो को 2x में करके जल्दी जल्दी देख लो, आपको 1-2 बार, तो आपको स्टेट जल्दी से याद हो जाएगा। बात करेंगे थर्ड वीडियो में हम पार्ट 7 की, पार्ट 8 की यूनियन टेरिटरीज़ के ऊपर जो बात होगी हमारी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एंड इसमें हम जल्दी से इस पूरी पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, SC ST, इन सब के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो को आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं पर्सनल कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है जो भी इससे रिलेटेड, अगर आप इसको और किसी टॉपिक को और एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसका भी आप आंसर देना।